गायत्री ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 6 मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले इसके परिचय में हम लोग देखेंगे कि धरातल के उससे ऊपरी मुलायम भाग को मृदा कहते हैं, जिसमें चट्टानों के टूटे फूटे बारीक कण तथा रासायनिक परिवर्तनों द्वारा वनस्पतियों एवं जीवों के सड़े गले अंशों का समावेश होता है। इस प्रकार से मृदा में पौधों को उगने एवं बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। डॉक्टर बैनेट के अनुसार मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की परत है, जो सेलों तथा वनस्पति के योग से बनती है। मृदा में अनेक खनिज लवण व बैक्टीरिया मिले होते हैं। उपयोगी मृदा की गहराई प्रायः 3 मीटर से 6 मीटर तक मानी जाती है और इस प्रकार से नदी बेसिनों एवं काप के या दोमट के जमाव वाले मैदान में गहराई बहुत अधिक भी हो सकती है। जैसे कि गंगा के मैदान में मृदा की उपयोगिता उसकी उर्वरता पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं और हम लोग आगे मृदा का निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। मृदा का निर्माण सेलों के टूटने फूटने से होता है। वनस्पति एवं जीवों के सड़े गले अंश मृदा को उपजाऊ शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार मृदा के निर्माण में पैतृक या स्थानीय चट्टानें, जलवायु तथा वनस्पति तीनों का योग होता है। अच्छी मृदा पोटास, फास्फेट तथा नत्रजनी पदार्थ युक्त होती है। इस प्रकार मृदा की रचना निम्न प्रक्रियाओं से होती है, जिसमें पहला है अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण द्वारा, और दूसरा है वनस्पतियों तथा जंतुओं के शरीर के सड़ने गलने या कह लीजिए पोडजोलाइजेशन द्वारा। तीसरा है लेटराइजेशन द्वारा। चौथा है लावा अर्थात ज्वालामुखी निःसृत पदार्थों द्वारा। पांचवा है जीवों के मल मूत्र तथा विसर्जित पदार्थों द्वारा। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि भूमि पर गड्ढा खोदने पर मृदा की परतें देखी जा सकती हैं। इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। का स्तर सबसे ऊपर परत है, जहाँ पौधों के विकास के लिए आवश्यक जैव पदार्थ, खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल पाया जाता है। खा स्तर मध्य का स्तर है, जिसमें का तथा गा स्तर के पदार्थों का सम्मिश्रण पाया जाता है। गा स्तर ढीली सामग्री से निर्मित खड्ड है। यह परत मृदा निर्माण में प्रथम रूप से भूमिका निभाती है। ऊपरी 2 परतों का निर्माण इसी परत के द्वारा होता है। परतों की यह व्यवस्था मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। इन तीनों परतों के नीचे जो चट्टानें होती हैं उसे मृदा जनक चट्टान या आधार चट्टान कहते हैं। मृदा की संरचना का विश्लेषण जटिल होने के कारण यह वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा और शोध का विषय बनी रही है। मृदा के मुख्य घटक खनिज कण, ह्यूमस, जल कण तथा वायु के कण हैं। प्रत्येक मृदा में इनकी मात्रा पृथक होती है। जैविक क्रियाएं भी मृदा के निर्माण में सहायक होती हैं। भूपटल पर मृदा निर्माण का कार्य सदैव चलता रहता है। प्रायः 1 सेंटीमीटर मृदा की परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा कृषि का आधार है। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति मृदा पर ही निर्भर करती है। मृदा मानव को उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं
भोजन, वस्त्र, मकान की पूर्ति कराती है और इस प्रकार से देश की प्राकृतिक वनस्पत तथा कृषि उपज मृदा पर ही निर्भर करती है। रेल, सड़क, नहर और भवनों के निर्माण में भी मिट्टी का योग रहता है। भारतीय सभ्यता का इतिहास इसकी उपजाऊ मिट्टी के नाम से जुड़ा हुआ है। बिल कॉक्स के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मृदा से प्रारंभ होती है। उपजाऊ मृदा के क्षेत्र पर किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास निर्भर करता है। मनुष्य धूल और मृदा में खेल कर बड़ा होता है और अंत में उसका शरीर उसी में मिल जाता है। मृदा मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की निर्माता है। इसलिए मृदा के प्रति सर्वत्र श्रद्धा की झलक दिखाई पड़ती है। मृदा इस भूतल पर वनस्पत, फसलों, जीवधारियों के साथ मानव के जीवन का आधार बनी हुई है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मृदा का वर्गीकरण। आइए देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। भारत विविधताओं का देश है। उसमें विविध प्रकार की उच्चावच, भूस्थलाकृतियाँ तथा जलवायु के कारण मृदाएं भी विविध प्रकार की हो गई हैं। वैज्ञानिकों ने भारत की मृदा का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, जिसमें पहला है जलोढ़ मृदाएं और दूसरा है काली मृदाएं, तीसरा है लाल और पीली मृदाएं, पांचवा है शुष्क मृदाएं, छठा है लवण मृदाएं, सातवां है पीटमय मृदाएं और सातवां है वन प्रकार से हम लोग पहली मिट्टी जलोढ़ मृदाएं के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। जलोढ़ मृदाओं का निर्माण नदियों ने काप मिट्टी का वहन और निक्षेपण करके किया है। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के 40% भूभाग पर फैली हुई है। उत्तरी मैदान की नदियाँ पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती क्षेत्र में खादर और बांगर के नाम से दो मृदाएं विकसित हुई हैं। खादर में प्रतिवर्ष बाढ़ें नई काप जमा कर इसे उर्वरक बनाती हैं, जबकि बांगर प्राचीन जलोढ़ होती है। इन दोनों मृदाओं में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तथा कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में इन मृदाओं की प्रकृति दोमट और बालू युक्त होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर बालू की मात्रा घटती चली जाती है। आइए आगे देखेंगे हम लोग विशेषताएं, जिसमें पहला है जलोढ़ मृदा में पोटाश, चूना, फास्फोरस तथा वनस्पति का अंश काफ़ी होता है। और नेक्स्ट है अनेक रासायनिक पदार्थ मिले रहते हैं किंतु नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। नेक्स्ट है यह मृदा अपने उपजाऊपन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है इस मृदा की गहराई भी अधिक है। आगे हम लोग देखेंगे आर्थिक महत्व। कृषि की दृष्टि से यह मृदा आदर्श है। बिना खाद के ही इस मृदा में आसानी से खेती हो जाती है। मुलायम होने के कारण इस मृदा में जुताई भी सरलता से हो जाती है। उत्तरी भारत में इस मृदा में गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, कपास, मक्का आदि कृषि उपजें बड़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। और इस प्रकार से दक्षिणी भारत के डेल्टा प्रदेशों में इस मृदा में चावल, तंबाकू व गन्ने की खेती की जाती है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान
तथा दक्षिणी भारत के डेल्टा क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए यह मृदा वरदान सिद्ध हुई है। और नेक्स्ट है काली मृदाएं। आइए देखते हैं। काली मृदाएं ज्वालामुखी से निकले पदार्थों से बनी चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। ये मृदा काले रंग की होती है। इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा जीवांश युक्त होने के कारण बहुत उपजाऊ होती है। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। चिकने एवं बारीक कणों वाली यह मृदा वर्षा होते ही नमी धारण कर चिपचिपी हो जाती है और इस प्रकार से इस मिट्टी में कपास की खेती अधिक की जाती है। अतः काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर काली मृदा पाई जाती है और इस प्रकार से यह मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी भाग तथा बुंदेलखंड में पाई जाती है। काली मृदा में कपास, चावल, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, तंबाकू एवं ज्वार, बाजरा आदि की फसलें उगाई जाती हैं। चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे काली मृदा की विशेषताएं। काली मृदा में इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला है इस मृदा का रंग काला होता है, जो काले और स्लेटी रंग का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है काली मृदा में नमी धारण करने की शक्ति अधिक होती है। और नेक्स्ट है सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट पदार्थों से पूर्ण होती है। यह मृदा कठोर होती है परंतु जुताई करने पर शीघ्र भुरभुरी हो जाती है। नेक्स्ट है काली मृदा जीवांश युक्त होने के कारण बहुत उपजाऊ होती है। नेक्स्ट इस मृदा में नमी धारण करने की शक्ति अधिक होने के कारण इससे कपास के पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है। और नेक्स्ट है वर्षा होने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। और नेक्स्ट यह मृदा देखने में कठोर दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लाल और पीली मृदाएं। दक्कन के पठार के पूर्वी क्षेत्र में जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, लाल और पीली मृदाएं पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल और पीला रंग कायांतरित शैलों में लौह अंश के कारण हो जाता है। अधिक दिन जल जमा होने से इनका रंग पीला हो जाता है। महीन कणों वाली लाल मृदाएं उर्वरक तथा मोटे कणों वाले अनुपजाऊ होती है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। पश्चिमी घाट का गिरिपथ क्षेत्र जो लंबी पट्टी के रूप में विस्तृत है, लाल पीली मिट्टी से बना है। पीली और लाल मृदाएं छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक फैली हुई हम लोग देखेंगे। लैटेराइट मृदाएं। लैटेराइट मृदा का रंग ईंट जैसा होता है। लैटेराइट लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। लैटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया इन्हें जन्म देने के लिए उत्तरदायी हैं। वर्षा के जल के साथ चूना और सिलिका निक्षालित हो जाते हैं, जबकि लोहे के ऑक्साइड तथा एल्यूमीनियम के यौगिक शेष रह जाते हैं। इन मृदाओं को यह स्वरूप प्रदान कर देते हैं।
इन मृदाओं में ह्यूमस, जैविक अंश, नाइट्रोजन, फास्फेट तथा कैल्शियम की कमी पाई जाती है। इनमें लौह ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है और इस प्रकार से कृषि की दृष्टि से ये मृदाएं अनुपयोगी हो जाती हैं। खाद और उर्वरक की अधिक मात्रा से इनमें फसलें उगाई जाती हैं। भवन निर्माण सामग्री की दृष्टि से ये मृदाएं बड़ी उपयोगी होती हैं। लेटेराइट मृदा का उपयोग ईंट बनाने में अधिक किया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में इन मृदाओं में काजू की व्यापारिक खेती की जाती है। लेटेराइट मृदाएं मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार से नेक्स्ट है शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाओं का निर्माण बालू और लवण के अंशों के सम्मिश्रण से होता है। इनका रंग लाल और किशमिश जैसा होता है। जिन क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा अधिक होती है वहाँ पानी को वाष्पीकृत करके इनसे नमक प्राप्त कर लिया जाता है। शुष्क जलवायु, वाष्पीकरण, उच्च तापमान इन मृदाओं की नमी और ह्यूमस को ले जाते हैं। इन मृदाओं में जहाँ नाइट्रोजन का अभाव होता है वहीं फास्फोरस की सामान्य मात्रा पाई जाती है। इन मृदाओं के निम्न भागों में चूने के अंश अधिक होने से नीचे कंकड़ की परतें पाई जाती हैं। प्रकार से नीचे पानी का रिसाव नहीं हो पाता, अतः खेतों में फसलों को दीर्घकाल तक नमी मिलती रहती है। इन मृदाओं में ह्यूमस और जैव पदार्थों का अभाव इन्हें अनुपजाऊ बना देते हैं। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में इन मृदाओं के सीमित क्षेत्र पाए जाते हैं। आगे लवण मृदाएं हम लोग देखेंगे। जिन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक हो जाने से वह अनुपजाऊ हो जाती है, ऊसर या लवण मृदाएं कहलाती हैं। इन मृदाओं में लवण की मात्रा अधिक होने से वनस्पति नहीं उग पाती है। इनमें बालू तथा चिकनी मिट्टी के सम्मिश्रण के साथ नाइट्रोजन और चूने का अंश कम होता है और इस प्रकार से डेल्टाई प्रदेश में सागरीय खारे जल के भर जाने से लवणीय मृदाओं का विकास होता है। हरित क्रांति अपनाने के कारण वह क्षेत्र भी अधिक सिंचाई के कारण लवणीय क्षेत्र बनते जा रहे हैं। अधिक सिंचाई करने से नमक की हल्की परत भूमि के ऊपर जमा हो जाती है और इस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। ये मृदाएं पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तटीय डेल्टाओं, सुंदरबन, कच्छ के रण में पाई जाती हैं। इन मृदाओं में जिप्सम डालकर लवण की समस्या हल की जाती है। आगे है पीटमय मृदाएं। आइए देखते हैं। पीटमय मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता युक्त उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहाँ वनस्पति का अधिक विकास होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मृत जीवांश अधिक एकत्र हो जाते हैं। इन जीवांशों से मृदाओं को ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो पाते हैं। यही कारण है कि इन मृदाओं में जीवांशों की मात्रा 40 से 50% तक हो जाती है। पीटमय मृदाओं का रंग गाढ़ा तथा काला होता है। अनेक स्थानों पर इनमें क्षारीय अंश भी पाए जाते हैं। ये मृदाएं बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों, ओडिशा और तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें वन मृदाएं। पर्याप्त वर्षा वाले वे क्षेत्र जहाँ घने वन उगते हैं, वन मृदाएं विकसित हो जाती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के पर्यावरण में जहाँ परिवर्तन होता है, इन मृदाओं की उत्पत्ति होती है। घाटियों में यह दोमट मृदा के रूप में, जबकि पर्वत के ऊपरी ढालों पर मोटे कणों वाली मृदा मिलती है। हिमालय
कि हिम से ढके शिखरों पर इन मृदाओं का क्षरण चलता रहता है। इन क्षेत्रों की मृदाएं अम्लीय और कम ह्यूमस वाली, जबकि निचली घाटियों में उर्वरक मृदाएं पाई जाती हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अभी तक हम लोगों ने जितनी मृदा के बारे में अध्ययन किया, उन सभी मृदाओं का अध्ययन यहाँ पर हम लोग मानचित्र के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं भारत मृदा के प्रमुख प्रकार। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है वन मृदा। और वन मृदा में हम लोग देखेंगे कि वन मृदा कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। वन मृदा भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड इस क्षेत्र में, उसके बाद उत्तर में सिक्किम में और उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में ये वन मृदा पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मृदा। और नेक्स्ट मृदा में है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा में हम लोग देखेंगे, डॉट डॉट लाइन से इसको दिखाया गया है। जलोढ़ मृदा में देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, या कह लीजिए जो गुजरात का ये क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र में, उसके बाद राजस्थान में, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, फिर उसके बाद पंजाब में है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हरियाणा का क्षेत्र आ जाता है, उत्तराखंड के दक्षिण का क्षेत्र है, फिर उसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश इस मृदा से आच्छादित है, फिर उसके बाद पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल के बाद ये असम का इलाका पूरा आ जाता है। ठीक इस प्रकार से यह मृदा उत्तर भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग अगली मृदा को देखेंगे। अगली मृदा है लाल और पीली मृदाएं। इसको भी देख लेते हैं। लाल व पीली मृदा, ये मृदा भारत में मध्य पूर्व भारत कह लीजिए, जिसमें आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का इलाका है, फिर उसके बाद ओडिशा का क्षेत्र आता है और कर्नाटक है, तमिलनाडु के क्षेत्रों में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मृदा है काली मृदा। और काली मृदा को देखेंगे कहाँ कहाँ काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा भारत के पश्चिम क्षेत्र, ये गुजरात का क्षेत्र, यहाँ पाई जाती है। और उसके बाद राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से काली मृदा पाई जाती है। और नेक्स्ट मृदा को भी हम लोग देख लेते हैं, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा भारत के मध्य पूर्वी भारत में प्रमुख रूप से पाई जाती है, जिसमें छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, तमिलनाडु में भी पाई जाती है, और ये पश्चिमी तटीय इलाकों में भी पाई जाती है। ठीक, मेघालय में भी पाई जाती है। ठीक, और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मृदा है
शुष्क मृदा। शुष्क मृदा राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मृदा का महत्व। आइए देखते हैं। मृदा प्रकृति का महत्वपूर्ण और मूल संसाधन है। मानव के समस्त क्रियाकलाप मृदा से जुड़े हुए हैं। मृदा के महत्व को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें पहला है गुण प्रकृति वनस्पति पौधों और फसलों के उत्पादन के लिए मृदा का महत्व अद्वितीय है। नेक्स्ट है मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं, क्योंकि इन्हीं में वनस्पति और जीवन के अंकुर फूटते हैं। आवास, उद्योग, जनसंख्या और व्यापार का आधार मृदाएं ही होती हैं। नेक्स्ट है मृदाएं उद्योगों को कच्चे माल तथा मानव को खाद्यान्न देकर उनका सतत पोषण करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट है मृदाएं वन, खनिज, परिवहन आदि की दृष्टि से अतुलनीय हैं। और नेक्स्ट है मानव के आर्थिक क्रियाकलाप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी मृदाओं पर निर्भर हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे मृदा अवकर्षण। मृदा एक जैविक तंत्र है और इस प्रकार से वह भी अन्य जीवों की तरह रोगी की समस्याओं से ग्रसित है। मृदा का अवकर्षण या उर्वरता ह्रास मृदा की पहली समस्या है। मृदा अवकर्षण से आशय मृदा के पोषण स्तर के गिरने से लगाया जाता है, क्योंकि मृदा क्षरण तथा दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई घट जाती है। मृदा अवकर्षण को मृदा संसाधनों के क्षय के रूप में समझा जा सकता है। करोड़ों जनों के लिए अधिकाधिक खाद्यान्न उगाने तथा उद्योगों के लिए कृषिगत कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हमारी मृदा का जिस तीव्र गति से उपयोग किया जा रहा है, उससे हमारी भूमि की उर्वरता घट रही है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे मृदा में एक के बाद दूसरी फसल लगातार उगाते रहने, उसे विश्राम या अवकाश न देने तथा उसमें खाद कम देने के कारण आज भारतीय मृदा थकी सी दिखाई दे रही है। मृदा की यह थकावट उसकी उपजाऊ शक्ति को उसी प्रकार घटा देती है जिस प्रकार लगातार काम करने, विश्राम न करने तथा भोजन कम मिलने से उत्पन्न थकावट मनुष्य की कार्य क्षमता को घटा देती है। भारतीय मृदा की इस थकावट के कारण ही भारत में प्रति हेक्टेयर पैदावार अन्य देशों की तुलना में कम होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय मृदा में नाइट्रोजन तत्व की कमी है, जिसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त खाद्य भूमि को नहीं मिलती है। इससे भी भूमि का उर्वरापन कम हो रहा है। इस प्रकार यद्यपि भारत की मृदा में उच्च कोटि का उर्वरापन था, किंतु लगातार खेती करके और पर्याप्त खाद न देकर उसे दुर्बल तथा अनुपजाऊ बनाया जा रहा है। आगे देखेंगे हम लोग मृदा की उर्वरता बनाए रखने के उपाय या मृदा का उपजाऊपन बढ़ाने के उपाय। भारतीय मृदा की थकावट तथा नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए तथा उसके उर्वरापन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जा सकते हैं। ये तत्व ही भूमि की उर्वरता को निर्धारित करते हैं। इसमें पहला है भूमि को परती या खाली छोड़ना। नेक्स्ट है फसलों का हेर फेर। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए। और नेक्स्ट है खाद का उपयोग। आइए देखते हैं मिट्टी के उर्वरापन को बढ़ाने के लिए बाहर से जिन तत्वों को मिट्टी में मिलाया जाता है
उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद को मिट्टी का भोजन कहा जा सकता है। और नेक्स्ट है कटाव से बचाव। भूक्षरण या मिट्टी के कटाव से मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाती है। तीव्र वर्षा या बाढ़ का पानी मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को बहाकर ले जाता है। फलस्वरूप मिट्टी नंगी हो जाती है और उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। हमें चाहिए कि वृक्षारोपण करके, नदियों पर बांध बनाकर, खेतों में डौलबंदी करके, वनों की रक्षा करके तथा पानी के बहाव के मार्गों का निर्माण करके मृदा के कटाव को रोके। और इस प्रकार से भारत में इस दिशा में यथेष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। आगे है नेक्स्ट मृदा अपरदन या कटाव। आइए देखते हैं। भूमि के कटाव को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन तीव्र गति से मिट्टी के उपजाऊ अंश को बहाकर उसे निर्बल बना देता है। मिट्टी के कणों को प्राकृतिक साधनों द्वारा अधिक तेजी से हटाया जाना ही मृदा अपरदन या कटाव कहा जाता है। कटाव के द्वारा बहता हुआ जल, पवन तथा हिम लाखों टन मिट्टी बहाकर समुद्र में पहुंचा देते हैं। यह भयंकर रोग उपजाऊ भूमि को शीघ्र ही अनुपजाऊ बना देता है। पंजाब और हरियाणा, असम और पश्चिमी बंगाल, चंबल एवं यमुना घाटी, कोसी, दामोदर और महानदी घाटी तथा दक्षिणी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बहते हुए जल द्वारा नालीदार कटाव की समस्या अधिक गंभीर है। चंबल, यमुना, दामोदर एवं महानदी तट के पास के बीहड़ इसी कारण बने हैं। इसी कारण भूमि के निरंतर कटाव को उपजाऊ भूमि की रेंगती हुई मौत भी कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है तीव्र वर्षा और नेक्स्ट है बाढ़ तथा नदियों का तीव्र प्रवाह। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है वनों का विनाश और नेक्स्ट है खेतों को खुला छोड़ देना। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट है तीव्र पवन या आंधी और नेक्स्ट है पशुओं की अनियंत्रित चराई। नेक्स्ट है खेतों की उचित मेड़बंदी न होना। नेक्स्ट है भूमि का अधिक ढालू होना। आगे है मृदा अपरदन रोकने के उपाय। भारत में मृदा अपरदन एक भयंकर समस्या का रूप धारण कर चुका है और इस प्रकार से इसका शीघ्र व समुचित समाधान खोजना आवश्यक है। मृदा अपरदन को रोकने तथा उसका संरक्षण करने में निम्न उपाय सफल सिद्ध हो सकते हैं। इसमें पहला है सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम और दूसरा है नदियों पर बांध बनाना और तीसरा है खेतों में मेड़बंदी करना। चौथा है पशु चराने पर रोक लगाना और आगे है ढाल के विपरीत जुताई करना और नेक्स्ट है जल निकास की उचित व्यवस्था और आगे है हरे चारे वाली फसलें उगाना और नेक्स्ट है नाली एवं गड्ढों को भरना। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मृदा संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा का विशेष महत्व है। कृषि उद्योग, वाणिज्य एवं सामाजिक कल्याण कृषि पर आधारित होता है, जबकि मृदा कृषि का आधार होती है। मृदा के उपयोगी एवं उर्वरक तत्वों की सुरक्षा कर उसे भावी पीढ़ी तक बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। भारतीय मृदाएं क्षरण, अनुपजाऊ एवं निर्बलता जैसे दोषों से ग्रसित हैं। मृदाओं की इन समस्याओं का निराकरण करके उसके उपयोगी स्वरूप को बनाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। भारत में यदि हरित क्रांति कार्यक्रम को प्रभावी बनाना है तो मृदा संरक्षण आवश्यक हो जाता है। संरक्षण की आवश्यकता आइए देखते हैं। मृदा संरक्षण की आवश्यकता। मृदा संरक्षण की आवश्यकता इस प्रकार है। इसमें पहला है भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट है कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। मृदा का संरक्षण करके ही इस स्रोत को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है
मृदा को कटाव से बचाने का प्रभावकारी उपाय मृदा संरक्षण संरक्षण ही है। और नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण द्वारा ही पर्यावरण को संतुलित बनाए रखा जा सकता है। और नेक्स्ट है, वनों के विनाश को रोकने तथा वृक्षारोपण करने के लिए मृदा का संरक्षण आवश्यक है। और नेक्स्ट है, भूमि का समुचित उपयोग करने के लिए भूमि का संरक्षण आवश्यक है। और आगे है, भारत की 130 करोड़ जनसंख्या की भोजन तथा वस्त्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मृदा का संरक्षण बहुत आवश्यक है। और नेक्स्ट है, भावी पीढ़ी तक भूमि उपयोग का लाभ पहुंचाने के लिए भूमि संरक्षण आवश्यक हो जाता है। और नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे है मृदा संरक्षण के उपाय। आइए देखते हैं। भारत में मृदा संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जा सकते हैं, जिसमें पहला है, पर्वतीय भागों में सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, मृदा के कटाव पर प्रभावी रोक लगाकर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, खेतों में उचित मेड़बंदी करके तथा ढालू मृदा में जल निकास की समुचित व्यवस्था करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। झूमिंग कृषि पर रोक लगाकर मृदा संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। खेतों की मेड़ों तथा प्रति मृदा पर वृक्षारोपण करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, खेतों में पशुओं के चराने पर रोक लगाकर मृदा संरक्षण के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट है, नदियों पर तटबंध बनाकर तथा बांध बनाकर बाढ़ों को रोककर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, कंपोस्ट खाद, जैविक खाद एवं हरी खाद का प्रयोग करके तथा मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के विविध उपयोग काम में लाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे, भारत सरकार के केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण हेतु विविध योजनाएं संचालित की हैं, जो जलवायु की दशाओं, मृदा की प्रकृति, लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित है। परंतु इनका मुख्य दोष योजनाओं में परस्पर तालमेल न होना है। सरकार को भूमि संरक्षण के लिए समन्वित योजनाएं चलानी होंगी। भूमि को उनकी क्षमता के अनुरूप उपयोग करके ही उनका वर्गीकरण सार्थक हो। सरकार से भूमि उपयोग के मानचित्र जन सामान्य को उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे उनका श्रेष्ठ उपयोग कर उसकी कार्यक्षमता बनाए रखकर उसका संरक्षण कर सकें। और इस प्रकार से सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोगशालाएं स्थापित करके मृदा परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। साथ ही मृदा संरक्षण का दायित्व खंड विकास अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए। मृदा संरक्षण में कृषकों को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 6 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।